नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल सक्रावाल और आप मेरे साथ हैं फिजिक्स की क्लासेस में। कक्षा 12 का सिलेबस हम कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड का चैप्टर संख्या 2 चल रहा है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम चैप्टर फर्स्ट में चल रहे हैं। लास्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। गाउस का नियम जो है जिसकी बात हम कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ेंगे। गाउस के नियम का पहला एक दो तीन अनुप्रयोग हमने कर लिए थे। सीधे चालक तार के कारण तीव्रता ज्ञात कर ली थी। फिर प्लेन शीट लिया जो चालक होगी तो उसके लिए, फिर अचालक होगी तो उसके लिए। कल की क्लास में हमने बात की थी गोलीय कोष के कारण। कोष का मतलब और चालक गोले का मतलब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन रिजल्ट में डिफरेंस नहीं है। गोलीय कोष का मतलब होता है कि खोखला गोला, जैसे प्लास्टिक की गोल होती है अंदर से खाली होती है, वो उसको हम गोलीय कोष कह सकते हैं। चालक है इसका मतलब मेटेलिक है, मेटल से धातु से बना हुआ है वो, जिसमें आवेश जो गति कर सकते हैं। दूसरा अगर ये लिख दिया जाए, आज हम दूसरे इस संबंधित इसी टॉपिक की बात करेंगे। वैसे तो डेरिवेशन सेम है, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे उसकी, लेकिन अगर लिख दिया जाए तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। केवल उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको दे दिया जाए समरूप आवेशित चालक गोले के कारण तीव्रता, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर गोलीय कोष दे दिया, इसका मतलब आपको एज्यूम करना है कि गोला जो है वो गोलीय कोष अंदर से खाली है, खोखला गोला है। आपको ये लिखना है उसमें खोखला गोला है। चालक गोला दे दिया गया, अगर गोला वर्ड लिखा हुआ है, स्फीयर लिखा हुआ है, इसका मतलब अंडरस्टूड है वो ठोस है, सॉलिड है। ये नहीं लिखा जाएगा कि ठोस गोले में, ये नहीं लिखा जाएगा कभी भी। ये लिखा जाएगा चालक गोले पे तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चालक गोले का मतलब है ठोस, और अगर खोखला दिया जाएगा तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा गोलीय कोष। कोष का मतलब अंदर से खाली पार्ट हो। अब देखो इसमें और गोलीय कोष में कोई अंतर नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डिफरेंस है दोनों में कि एक ठोस है और एक खोखला है बस, लेकिन रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। कारण क्या है, ये बाहर जो है स्थितियां वो तो सेम वही रहेगी। चालक अगर ठोस है, अगर खोखला है तब तो अंदर से खाली है, तो अंदर आवेश नहीं है उसमें, और अंदर आवेश नहीं है तो तीव्रता नहीं है, ई की वैल्यू 0 रहती है। सतह पर और बाहर वही कंडीशन है। सारा जो आवेश है वो कहां उपस्थित होता है, सतह पर उपस्थित होता है। अगर अब बात करें कि ठोस गोला है, ठोस, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, अगर आवेश अंदर दे भी दिया जाए तो वो चालक है, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज क्या हो सकता है उसमें, मूव हो सकता है, और मूव होकर कहां जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। और वो जो आवेश आएंगे उनके प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, और टोटल फोर्स जो होगा वो उस गोले पर 0 हो जाएगा। और तीव्रता जो है वहां, तीव्रता के लिए जो आवेश काम आएगा वो भी सारा किस पर पहुंच जाएगा, सतह पर पहुंच जाएगा। यानी अगर इसके लिए अगर आपको बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का गोला है, ठोस गोला है। इस पर जो आवेश दिया गया है ये ठोस चालक गोला है। इस पर जो भी आवेश देंगे वो सारा इसकी सतह पर आ जाएगा। अब अंदर जो है आवेश नहीं है, अंदर तीव्रता भी नहीं है, इसलिए इसमें भी तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये गोलीय कोष नहीं है। तो अगर आपको चालक गोला दे दिया जाए तो भी हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि अब इसके अंदर कौन सा हम डेरिवेशन करें या किस प्रकार से सोल्व करें। तो ये आप क्लियर कर लें कि चालक गोलीय कोष दे दें या चालक गोला दे दें, दोनों अलग अलग है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लेकिन अपने को जो सॉल्यूशन करना है वो दोनों में सिमिलर है। जब इसके बाहर की बात करेंगे तो वही स्थिति आ जाएगी, केंद्र से हम r दूरी पर लेंगे बिंदु P, और वही गॉसियन सरफेस बनेगा, तो वही kq/r² वैल्यू आ जाएगी। जब सरफेस की बात करेंगे तो वही σ/ε इसमें आएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिकतम होगा मान। फिर जब अंदर की बात करेंगे तो इसमें भी आवेश नहीं है, गोलीय कोष में भी आवेश नहीं है, तो वहां पर भी तीव्रता 0, यहाँ पर भी तीव्रता 0। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सेम डेरिवेशन हमें एज इट इज वही करना है जो इससे पहले की क्लास में किया था, यानी डे 15 में जो किया था वही बात इसके अंदर आएगी सेम। इसलिए हम इस डेरिवेशन को दोबारा नहीं करेंगे, हम कर चुके हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट इसका एक पार्ट और है स्फीयर का ही, उसको हम सोल्व करेंगे। और वो पार्ट क्या है, कंडक्टिंग की जगह अगर नॉन कंडक्टिंग दे दिया जाए, चालक की जगह दे दें अचालक, इसको हम सोल्व करेंगे अचालक, और इस कंडक्टिंग को लिख देंगे नॉन कंडक्टिंग।
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ये, इसके लिए वो इसमें सोल्व करेंगे कि तीव्रता का मान कैसे ज्ञात करना है। बात वही आपको ध्यान रखनी है कि अगर लिखा है तो अब ये नहीं है कि अचालक है तो उसके अंदर बोलिए पोष है या कैसा है वो ठोस है। अगर आपको चालक गोला लिखा है इसका मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये ठोस ही है, इसमें कभी भी लिखा नहीं जाएगा कि ये ठोस है या खोखला है। ये किस प्रकार का गोला है? ठोस गोला है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसमें भी वही उतनी तरह की कंडीशन है, हम मान को चल रहे हैं वैल्यू क्या क्या कि कोई चालक गोला है जो समरूप आवेशित है, q आवेश है और उसके कारण हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तीव्रता ज्ञात करने के लिए वही तीन स्थितियां, गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसके अंदर ये हम कोई स्फीयर मान लेते हैं, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है। अचालक है ये तो इसमें आवेश सभी जगह होगा, सतह पर भी होगा और अंदर भी होगा, सभी भाग में इस पूरे के अंदर ही क्या होगा? आवेश उपस्थित होगा, क्योंकि जहां आवेश दे दिया जाएगा वहीं इसके अंदर रहेगा। अब हमें इसमें आवेश जो है वो 3D स्ट्रक्चर में है, गोले के अंदर भी है, गोला अंदर से खाली नहीं है। तो यहाँ एक बात तो ये चार्ज डेंसिटी जो काम आएगी वो रो काम में आएगी, न कि सिग्मा। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि चार्ज डेंसिटी इसमें जो काम आएगी वो रो काम में आएगी। यानी यहाँ आवेश घनत्व जो है वो त्रिविमीय आवेश घनत्व है, यानी आयतन आवेश घनत्व यहाँ से काम आएगा। अब इसके अंदर सोल्व करेंगे उसी तरह से कि यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये गोले के बाहर बिंदु ले लेंगे, फिर गोले की सतह पर ले लेंगे, फिर गोले के अंदर ले लेंगे, उसी तरह से बातें करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए कुछ बातें पहले हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसके डेरिवेशन शुरू करेंगे कि ये जो आवेश है वो आयतन V में है। एक बात ये ध्यान रखें, आयतन V में है ये आवेश, और इस पर जो आवेश है वो कुल आवेश मान लेते हैं Q है, ठीक है। इसका जो आवेश घनत्व है वो रो है, रो। तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन V, और V की जगह आएगा 4/3 पाई R क्यूब। ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी 4/3 पाई R क्यूब। इसके अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करेंगे। तो पहले आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके डेरिवेशन की बात करेंगे। आवेश घनत्व में जो जो वैल्यू मान के चल रहे हैं वो लिख लेते हैं कि माना, क्या मान रहे हैं हम इसमें? माना कोई R त्रिज्या का अचालक गोला Q आवेश से समरूप आवेशित किया गया है। लैंग्वेज को अब ज्यादा इसमें टिपिकल यूज नहीं करते हैं, केवल जो जो वैल्यूज एज्यूम कर रहे हैं वही लिखनी है। तो कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या मॉडल स्कूल के हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो भी वो इसको देख के इजी वे में लिख सकते हैं, खुद की लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं। कंसीडर r is the radius of a non conducting sphere and q is a charge that is, this sphere is a uniformly charged by charge q, and v is the volume of charge, volume of sphere, and rho is the density of sphere, then rho is equal to q by v। इस तरह से आप इसकी लैंग्वेज जो है वो लिख सकते हैं। बाकी सारा मोस्टली डेरिवेशन पार्ट होता है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी मीडियम से संबंधित किसी भी प्रकार की। अब देखिए आगे इसमें बात करें कि आवेश से आवेशित किया गया है, इसका आवेश घनत्व, इसका आयतन आवेश घनत्व होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं। इसका आवेश घनत्व रो है। अब देखो बाहर और सतह पर जब सोल्व करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नॉर्मल वैल्यू हो जाएगा, लेकिन जब अंदर सोल्व करेंगे तो इसमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे जब अंदर की बात करें, जैसे बाहर अगर हमने कोई पॉइंट लिया है
तो इस पॉइंट पर तो ये पूरा स्फीयर काम में आ रहा है, तो पूरा चार्ज काम में आ रहा है। लेकिन जब यहाँ बात करें कि कोई पॉइंट हमने यहाँ लिया है तो इस तरह से थोड़ा पार्ट बढ़ेगा, थोड़ा पार्ट बढ़ेगा, तो जितना गोला बढ़ेगा उसके अंदर जो चार्ज है वही काम में आएगा। इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू डेंसिटी उतने पार्ट का क्या करना पड़ेगा, चार्ज हमें निकालना पड़ेगा। उसलिए मैं इसके लिए पहले हम इसमें क्या निकाल ले, घनत्व ले लें इसका। तो घनत्व रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन V। तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। बोलेगा इतने ये 4/3 पाई R क्यूब, ये रो की वैल्यू ही आ गई। ठीक है, इसका हमें जब भी जरूरत पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे। यहाँ से आवेश की जब मान रखना हो तो क्या आ जाएगा, रो इनटू ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखें सबसे पहला पॉइंट, गोले के बाहर तीव्रता। गोले के बाहर की जब बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन फ्रॉम कैपिटल R। अब यहाँ पर इसके लिए क्या करते हैं, वही एलिमेंट लेते हैं ds एलिमेंट ले लिया तो इधर क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इस चालक गोले पर जो आवेश है उसके कारण इसी डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर। ये भी सरफेस के लंबवत होता है, इसके सामने जस्ट यहाँ पर भी सरफेस वही आएगा, तो दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आएगा। गाउसियन सरफेस कैसा बन गया, गोलाकार गाउसियन सरफेस का निर्माण होगा। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपने, कौन सा नियम, गाउस के नियम से। गाउस का नियम है E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा q इज इक्वल टू क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ बाहर जो भी बिंदु ले उसके लिए तो पूरा गोले का चार्ज है वो पूरा काम आ रहा है, पूरे गोले के कारण तीव्रता सब तरफ है, इसीलिए यहाँ टोटल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, सारे काम आएगा। जब अंदर की बात करेंगे तब पूरा चार्ज काम में नहीं आएगा, तो जितना आएगा उतने की वैल्यू हम निकालेंगे, उस समय बात करेंगे जब सोल्व करेंगे तीसरे पार्ट में। अभी इसको लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ इसको क्या लिखें, कंप्लीट वैल्यू लें तो ये आ जाएगा ई ds cos थीटा इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, cos 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से ये आ जाएगा ई ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds की वैल्यू, ds के एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट एट द सरफेस, तो अकॉर्डिंग टू सरफेस हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो यहाँ गोले का क्षेत्रफल काम में ले रहा है, यानी ये पॉइंट अगर हम यहाँ सब जगह लें तो क्या बढ़ेगा, पूरा गोला बढ़ेगा, और गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले तो ये आ जाएगा ds की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन r ध्यान रखना कौन सा लेना है अपने को, स्मॉल r त्रिज्या का बड़ा गोला बन रही है तो वही लेना है। डेंसिटी में ध्यान रखना है कैपिटल R लेना है, क्योंकि आवेश जब कहाँ उपस्थित है, गोले पर उपस्थित है, तो ये गोला ही काम में आ रहा है, बाहर का बिंदु इसमें काम, बाहर आवेश नहीं है, बाहर आवेश का प्रभाव है। इसीलिए यहाँ जब डेंसिटी निकालनी है तो कैपिटल R त्रिज्या में ही है, चार्ज जितना है, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी E, इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको साथ में लिख लेंगे, पहले इसी फॉर्म में लिख दें। E is equal to 4 pi r से डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये क्या आ गई, इसकी फाइनल वैल्यू आ गई। इक्वेशन सेकंड दे दें, या इसी को एक बात ऐसे भी लिख सकते हैं, E is equal to kq अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हो। दूसरा Q की वैल्यू रख दे अगर हम तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू रखेंगे तो बाय इक्वेशन फर्स्ट रो इनटू याद आएगी, रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब, और डिवाइड में क्या आ रही है, r स्क्वायर आ रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, बस बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो यहां से ही आ जाएगा E इज इक्वल टू रो
अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट और ये आएगा आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। यानी इस फॉर्म में भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। ये फॉर्म भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये पर इसको ध्यान रखना भी ये जो फॉर्म है वो कौन सी है, वो इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाली फॉर्म ही है। ये भी ध्यान रखें कि यानी ये जो गोला है अगर दूर बिंदु पर हम दूर से देखेंगे तो चाहे गोलीय कोश हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, बाहर से जब देखेंगे किसी बिंदु पर तो वो हमेशा किसकी तरह एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा। और उसका जो रिजल्ट है पॉइंट चार्ज की कारण तीव्रता निकाल ली हमने, गोले के बाहर, गोलीय कोश के बाहर, अचालक गोले के बाहर, सबके लिए रिजल्ट वो रहेगा Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से एक बात ये भी दिखाई दे रही है शॉर्ट में पूछ रहा है गोले के बाहर तीव्रता किस प्रकार से निर्भर करती है। तो गोले के बाहर तीव्रता क्या होती है, दूरी के वर्ग के वृत्त का अनुपाती होती है। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये भी आ गया E जो है वो क्या है, R स्क्वायर के वृत्त का अनुपाती है। अब ये नहीं है कि अपने ये कहते हैं कि R क्यूब के समानुपाती भी है, क्योंकि R क्यूब क्या है, R जो है कैपिटल R वो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ रिलेशन उसके साथ लिए जाते हैं हमेशा जो वैल्यू चेंजेबल हो, जिसमें परिवर्तन हो सकता है, उसके साथ परिवर्तन देखा जाता है कि इसमें अगर हम चेंज करें तो रिजल्ट में क्या चेंज होगा। इसमें चेंज कर जब गोला इतना ले लिया तो अब इसमें गोले में चेंज नहीं होगा, जिससे बॉल जितना है बॉल तो फिक्स उतनी रहेगी। हम जो पॉइंट पी ले रहे हैं उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं कि उसकी बजाय हम 10 मीटर और आगे बढ़ा दें, 20 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दें, या पहले कर दें, नजदीक कर दें, दूर कर दें, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। इट मींस r is a constant value and small r is a variable, so it depends upon only the value of small r। तो e जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर ऑफ स्मॉल r। तो स्मॉल r पे डिपेंड करेगी ये सारी बात, कैपिटल R पे डिपेंड नहीं करेगी। रिजल्ट में आ भी रहा है वैल्यू तो भी ये इस पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ से तीव्रता गोले के बाहर तीव्रता दूरी के वर्ग के वृत्त का अनुपाती होती है। जब भी हम रिजल्ट ऐसे लिखते हैं तो हम थोड़ा समय की बचत के लिए इतना डिटेल से आगे एक एक लाइन नहीं लिखते हैं, लेकिन आप जब भी कोई भी डेरिवेशन करें पूरी दोनों किताबों में तो जब भी कोई डेरिवेशन का रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट के बारे में जरूर एक लाइन या आधी लाइन में लिख दें वहां कि उस रिजल्ट का क्या मतलब है, जो हमने सोल्व किया है, वो जो हमने फाइनल डेराइव किया फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का क्या मीनिंग है, वहां से क्या निष्कर्ष क्या निकलते हैं। तो यहाँ से आप शॉर्ट में इसमें लिख दें कि गोले के बाहर तीव्रता, गोले के बाहर तीव्रता दूरी के वर्ग के वृत्त कर्मानुपाती होती है। अब ये तो आ गया एक पार्ट इसका गोले के बाहर। अब इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं, गोले की सतह पर सेकंड पार्ट लेते हैं। गोले की सतह पर, तो गोले की सतह पर क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। यानी जो पॉइंट हमने अभी तक यहाँ लिया था r डिस्टेंस पे वो पॉइंट यहाँ ले लेंगे तो ये हो जाएगी r डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो जो भी रिजल्ट है इसके अंदर भी आप क्या ले सकते हैं, बाय इक्वेशन सेकंड यूज कर सकते हैं, बाय इक्वेशन थर्ड, दोनों फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। वैसे आज जब आपको डेरिवेशन आ जाए तो आप इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई फॉर्मूला बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आए मान लो तो उसके अंदर इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपने वो डेंसिटी फॉर्म दे रखी है तो चार्ज नहीं है तो फिर इसकी जरूरत रहेगी रेडियस से मल्टीप्लाई करने। अब यहाँ से इक्वेशन 2 से और 3 से दोनों से लिख लेते हैं हम। समीकरण 2 में, समीकरण 2 और 3 में क्या करना है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर तो 2 से क्या आ जाएगा, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, या इसको क्या लिख सकते हैं, KQ upon R square। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए अब आगे। समीकरण 3 में रखें
तो यहाँ पर आर स्क्वायर रख देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया, आर बच जाएगा। तो इसी तरह से इधर लिखते हैं तथा E is equal to रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा आर क्यूब अपॉन इसकी जगह रख देंगे आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो इसका थर्ड पार्ट, और वो अकेला पार्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में, केवल अकेला, यानी बाहर का भी नहीं पूछे और सतह का भी नहीं पूछे, इतना पूछे डायरेक्ट, केवल इतना, किसी अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, दूरी तीव्रता का ग्राफ बनाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। इस तरह से भी क्वेश्चन उसको दे दिया जाता है, क्योंकि ये तो अपने 2-3 बार सोल्व कर लेते हैं, वैसे भी सिंपल फॉर्म है और ये पॉइंट 4 में भी आ चुका होता है कि k/r², तो वही बात है, तो कोई ज्यादा इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, और वैसे भी जितनी बार कर लेते हैं तो वैसे भी क्या हो जाता है, ये याद हो जाती है ये बात। लेकिन ये जो तीसरा पार्ट है इसका, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिंगल पार्ट भी पूछ लेते हैं, तो आपसे एग्जाम में भी जितनी बात पूछी उतनी आप बताएंगे। अगर आपसे केवल अंदर का पूछा गया है तो ये इसका मतलब है सतह पे बता दिया या बाहर का बता दिया, तो वो कोई काम का नहीं है, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब तीसरा पार्ट सोल्व करते हैं अपने। गोले के बाहर तीव्रता, आउटसाइड द स्फीयर, सॉरी गोले के अंदर, आप तो निकाल चुके हैं, गोले के अंदर, इनसाइड द स्फीयर तीव्रता, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्मॉल r इज लेस देन फ्रॉम कैपिटल R। अब देखो इस डायग्राम को चाहे तो दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार और, ये वही गोला है, ये इसकी रेडियस जो हम लेकर चल रहे थे r, इसमें चार्ज है। अब हमें क्या करना है, वो इसकी डेंसिटी वही है, रो इज इक्वल टू q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, यही है। अब हमें क्या करना है, जो स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P ले रहे थे, वो इस बार गोले के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, हमने यहाँ मान लिया, तो इतनी डिस्टेंस पे ये इधर चारों तरफ किसी भी साइड में हो सकता है, तो क्या बढ़ेगा, इसमें एक गोले का निर्माण हो जाएगा। अब इस गोले पर कहीं पर भी लें तो डिस्टेंस, ये रेडियस जो है वो उतनी रहेगी, स्मॉल r ही रहेगी। इसका मतलब अब तो चार्ज काम में आने वाला है, वो इतना चार्ज काम में आएगा जो इतने पार्ट में है, वही काम में आएगा, यानी इसके बाहर का जो चार्ज है वो इसकी तीव्रता के लिए काम नहीं आएगा, इस गोले इस पार्ट में जो तीव्रता है वो यहाँ इतने भाग में उपस्थित चार्ज के कारण तीव्रता वहां पहुंचेगी। तो गोले के अंदर तीव्रता जब ज्ञात कर रहे हैं, तो जितनी डिस्टेंस, जितनी रेडियस, जिस दूरी पर हमें ज्ञात करना है, थीटा वही आएगा यहाँ, कि यहाँ पर अगर कोई स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन भी यही है और इसकी डायरेक्शन भी यही है, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो तो यही 0 डिग्री रहेगी, ठीक है, वो एक सेम कंडीशन है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जितनी दूरी पर हम ले रहे हैं उतनी दूरी के ही पॉइंट इसके अंदर क्या आएंगे, काम में आएंगे, यानी ये इतना ही गोला काम में आएगा, तो इतने गोले का ही चार्ज हमें काम में लेना। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो सिग्मा क्यू है उसको हमें सोल्व करना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहला काम। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम वही है, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ds निकालना है तो ds वही 4 पाई r² आएगा, तो स्मॉल r ही हो जाएगा, अंदर वाला पार्ट है, इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो सिग्मा क्यू की वैल्यू हमें सोल्व करनी है, वही गाउस का नियम उसी तरह से है, लेकिन हम सिग्मा क्यू सोल्व करेंगे इसके अंदर, यानी गाउस के नियम से लिखें तो ये लिख सकते हैं कि 1 पर E ds cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू, तो क्या आ गया, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1। अब अपने को निकालना है सिग्मा क्यू की वैल्यू।
सिग्मा क्यू की वैल्यू इसे क्यू डैश मान ले या एज इट इज रख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने पास पूरे में चार्ज दे रखे हैं, पूरे गोले में अपने को उसके अंदर के थोड़े पार्ट का चार्ज निकालना है। तो क्या करें, जब कोई बड़ी वैल्यू दे रखी होती है तो सबसे सिंपल मेथड क्लास थर्ड में जो अपने पढ़ते हैं उसका यूज कर लें। कोई ज्यादा वैल्यूज के लिए दे रखा हो मान कोई भी, तो पहले क्या करो 1 के लिए निकाल लो, फिर जितने के लिए निकालनी है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर हम ये दे दें कि 10 बॉल है अपने पास और 10 बॉल जो है वो आती है 70 रुपए की आती है और अपने को कहते हैं 6 बॉल पता नहीं कितने की आएगी, तो अपने इसको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। लेकिन वही बात जब अपने पास किस में आ जाए, फिजिक्स में इनमें सिंबल्स फॉर्म में आ जाए, रो में एक्स वाई में इनमें आ जाए, तो अपने को कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऐसे में कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो जो सिस्टम इसमें अप्लाई कर रहे हो वही उसमें अप्लाई कर दो। 10 बॉल कितने की है, 70 रुपए की। इसका मतलब यहाँ टोटल जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। कितने में आ रहा है वो, इतने आयतन में आ रहा है पूरे में। इसका मतलब क्या हुआ 70 रुपए की जगह तो क्या होगा टोटल चार्ज, और 10 बॉल है इसके अंदर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कुल आयतन है, यानी कुल चार्ज जो कितने में है, कुल आयतन में है 4/3 पाई आर क्यूब इतने में है। अब इसके लिए हम 6 बॉल का निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले एक के लिए निकालेंगे, एक के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा 70/10, और फिर 6 के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे गुणा 6, तो ये आ जाएगा 7 गुणा 6 कितने के 42 रुपए के। तो इसके लिए कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, अपने डायरेक्ट बता देते हैं कि 70 रुपए में आ रही है तो एक के 7 हो गए, 6 से गुणा कर दिए 42 हो गए। क्योंकि ये डिजिट्स है इसीलिए अपने थोड़ा सा इसको इजी में और इन चीजों को अपने सोल्व करते आते हैं, तो ये अपने वैसे भी थोड़ा फॉर्मूली रहता है। लेकिन इन चीजों को अपने सोल्व नहीं करते हैं इसलिए थोड़ा सा अपना को ये अननोन या थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सेम ही बात अपने यहाँ अप्लाई करेंगे कि ये इतने वॉल्यूम के लिए जब निकाला है तो ये चार्ज है बेरखा में, तो क्या करो यूनिट के लिए निकाल लो, 1 के लिए निकाल लो, फिर जितने के लिए निकालना उतने से मल्टीप्लाई कर दो। 1 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा q/4/3 पाई आर क्यूब, ये तो आ गया यूनिट के लिए। अब अपना क्या करना है, कितने का निकालना है, इतने पार्ट का। अब इतने पार्ट का जो आयतन है वो क्या होगा, इस पार्ट का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी गोले बढ़ रहे हैं तो इसका आयतन भी गोले का आयतन होगा, लेकिन इसमें त्रिज्या कौन सी काम आ रही है, जितनी दूरी पर हमने इसको एज्यूम किया स्मॉल आर, तो ये आ जाएगा स्मॉल आर क्यूब। यानी हमें जो ज्ञात करना है वो कितने पार्ट में ज्ञात करना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यानी 6 में 6 बोल के लिए ज्ञात करना था, हम इतने के ज्ञात करना है तो इतने से क्या करें गुणा कर दे, तो वैल्यू आ जाएगी q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। ये क्या आ जाएगा, ये चार्ज आ जाएगा जिसको हमने सिग्मा क्यू मान रखा है। कुछ अलग मानना चाहोगे ये भी क्यू है, ये भी क्यू इसके अंदर भी आएगा, तो अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको क्यू डैश मान सकते हैं, तो इससे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस तरह से थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें सिंपल वे के अंदर, तो भी थोड़ा इजी रहेगा। डायरेक्ट आप ध्यान रखें तो डायरेक्ट ये रिजल्ट अपने इसके अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा याद रहता नहीं है, तो इसलिए आप इसका पूरा इस बात का पूरा यूज भी कर सकते हैं, एज इट इज हम इसका यूज कर लें और फिर इसको सोल्व कर लें। हम इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख के और फिर इनको निकाल लेता हूं वैल्यू और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सेम वही बात, उसी को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वही लिख रहा हूं कैसे, कितने में 4/3 पाई आर क्यूब में आवेश कितना है, क्यू है, इकाई आयतन में कितना आवेश है q/4/3 पाई आर क्यूब, और अपने कितने में निकालना है, हमें जो गोला बन रहा है वो छोटा है उसके लिए स्मॉल आर रेडियस है, तो इतने में ज्ञात करना है। इतने में ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा q/4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो पाई 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो सिग्मा q इज इक्वल टू आ गया q आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। ये जो वैल्यू है अपने को इस पे इक्वेशन 4 दे देते हैं, और ये वैल्यू जो है वो
इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखनी है। बाय इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा, E ds इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, सिग्मा q की जगह रख दें q r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये बात हम पहले सोल्व कर चुके हैं। क्षेत्रफल है तो इसे पूरे एलिमेंट लेंगे तो टोटल क्षेत्रफल आएगा जो 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ds इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दें, E इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर। r कौन सा यूज होगा ये भी ध्यान रखना है, कैपिटल R यूज नहीं करना है, इसमें स्मॉल r यूज करना है, क्योंकि हम कितने में याद कर रहे हैं उतने का ही स्क्वायर लेंगे। एलिमेंट जब यहाँ ले रहे हैं या तो इतने किसी गोले पर किसी भी पॉइंट पर एलिमेंट हो सकता है, तो गोला इतना काम आएगा तो उसका एरिया भी इतना ही काम आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये ध्यान रखना भी ऐसी गलती नहीं हो, अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये r स्क्वायर से एक का कैंसिल हो गया तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, E इज इक्वल टू, एक बात और भी है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, हमने यहाँ सिग्मा क्यू का मान रख दिया। अब डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट भी एज इट इज चल रहा है तो ये आ जाएगा q अपॉन 4 पाई आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r इनटू r एज इट इज डिवाइड में क्या आ जाएगा r क्यूब। तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब इनको किसी को भी हमने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो सब में r कैप आ जाएगा और कोई चीज नहीं, इसमें r कैप आ जाएगा, ई वेक्टर लगा दो, इसमें r कैप आ जाएगा, r कौन सा है, स्मॉल r कैप करना, ये बात है, क्योंकि एलिमेंट जहां एलिमेंट लिया है जिस डिस्टेंस पे उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने को क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है। जहां स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है वहां आप कैपिटल R यूज कर सकते हो, क्योंकि सरफेस पर सतह पर कहीं पर भी एलिमेंट रखे हो तो डिस्टेंस कितनी है, जितनी रेडियस है, इसलिए हम वो डिस्टेंस को रेडियस के इक्वल यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया गोले की सतह पर तीव्रता आ गई अधिकतम। ये बात ध्यान रखना भी यहाँ जो तीव्रता होती है ये लिखना इस बात पे, गोले की सतह पर तीव्रता अधिकतम होती है, ये पहले भी बात कर चुके हैं। इससे कई निष्कर्ष निकलेंगे, इसलिए शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन वो इसमें से किसी भी लाइन से कैसे भी पूछे जा सकते हैं। 2-4 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसे सबसे पहले तो सबके रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। गोले के बाहर P = KQ और R स्क्वायर होता है, सतह पर ये वैल्यू देते हैं और मैक्सिमम होता है यानी कांस्टेंट वैल्यू होती है। अंदर अगर बात करें तो अंदर देखो यहाँ से कैसा रिजल्ट आ रहा है, E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी यहाँ क्या हो रहा है, गोले के अंदर तीव्रता दूरी कहां से लेते हैं हमेशा, ये बात भी ध्यान रखिए भी, दूरी कहां से लेते हैं हमेशा, केंद्र से लेते हैं। तो गोले के अंदर तीव्रता केंद्र से दूरी के समानुपाती होती है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर नहीं, ये लीनियर प्रोपोर्शनल है, ये लीनियर रेखीय। एक आता है पावर 1 होती है तो रेखीय समीकरण कहते हैं उसे। तो रेखीय समीकरण का मतलब उससे रेखा का निर्माण होता है, तो सीधी रेखा बढ़ेगी समानुपाती जो कहां से जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी। तो इसका रिजल्ट भी आप ध्यान रखें कि गोले के अंदर क्या होता है, अंदर तीव्रता केंद्र से दूरी के समानुपाती होती है। अब इसके बाद आ गई सबसे महत्वपूर्ण ग्राफ की। ग्राफ किसमें बनाना है, E व R में ग्राफ। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये ग्राफ जरूर पूछा जाएगा, तीव्रता व दूरी में ग्राफ बनाइए, 1 नंबर का ये पार्ट होता है इसमें से। तो सबसे आसान रहता है कि ग्राफ के नंबर लेना, क्योंकि हर बड़े टॉपिक के साथ ग्राफ पूछ लेते हैं तो अपना केवल ये देखना समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू लेनी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वो केंद्र से चलेंगे, हम मूल बिंदु केंद्र मान लेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो स्मॉल r बढ़ रहा है, एक स्थिति जब सतह पे आएगी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, फिर और आगे जाएंगे तो बोले के बाहर निकल गए तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन फ्रॉम कैपिटल R। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, फिर देख लें कि कहां क्या स्थिति है। पिछले ग्राफ और इस ग्राफ में क्या अंतर है, सतह पर और बाहर कोई अंतर नहीं है, अंतर क्या है, अंदर है। बोलिए कोष के लिए जब हमने सोल्व किया था तो अंदर हमने बात की तीव्रता 0 है, इसके अंदर तीव्रता 0 नहीं है, इसलिए इसके अंदर तीव्रता क्या है, समानुपाती है,
तो मूल बिंदु से इस तरह से सीधी रेखा है, फिर यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, ये 70 का पॉइंट होगा। इसके बाद ऐसे कम होते हुए जो ग्राफ है वो आएगा, अनंत पे 0 का। तो यहाँ से इसका ग्राफ बढ़ाएं, ये पॉइंट है, यहाँ स्मॉल r इज इक्वल टू 0, ये केंद्र है। यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, ये सतह है। इधर बात करें तो यहाँ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है। यहाँ ये सतह पर है, सतह पर तीव्रता क्या होती है, सतह पर तीव्रता ये अधिकतम होती है। ये मान लेते हैं इधर E ले रहे हैं, तो ये हो गया E मैक्सिमम। तो E मैक्सिमम का ध्यान रखिए कहाँ होता है, मैक्सिमम सतह पर होता है। अंदर की बात करें, ये गोले का अंदर का पार्ट है, इधर क्या होता है, तीव्रता दूरी के समानुपाती है। तो यहाँ से जाएगी सेंटर से और सीधी रेखा आएगी, यहाँ अधिकतम हो जाएगी। यानी यहाँ 0 पे 0 है, धीरे धीरे बढ़ रही है और यहाँ पर अधिकतम हो जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ, E समानुपाती क्या हो गया R। और आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से तीव्रता कम होती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया, अंदर की स्थिति है, ये कहाँ की स्थिति है, बाहर की स्थिति है, और ये सतह की स्थिति है। दोनों ग्राफ में अंतर है, उसके अंदर इस पार्ट में कोई ग्राफ नहीं होता है क्योंकि वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस तरह से ये पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। कल इसमें कुछ देखें, कुछ आगे बात करेंगे इससे संबंधित एक टॉपिक और है शायद इसमें, उसको सॉल्व करेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये लगभग 2 चैप्टर हम कंप्लीट होने पर है, तो इन दोनों चैप्टर को आप अच्छी तरह से कर लें। और एक बात, बोर्ड एग्जाम में जो हमने ये 2 चैप्टर किए हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, खासकर राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए आप ये ध्यान रख लें भी, इसमें से 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इसमें से जरूर आएगा भी आपने। और जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 29 जो होता है वो यहाँ से लिया जाता है मैक्सिमम टाइम। और ये ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो या तो कहां से, द्विध्रुव से पूछा जाता है डेरिवेशन, या गाउस के नियम से। दोनों में से किसी न किसी में से एक क्वेश्चन जो है वो एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो 4 डेरिवेशन इसके हैं, 2 डेरिवेशन उसके हैं। तो वो सभी को आप अच्छी तरह से अगर समझ लें और करके देख लें तो आपको इस चैप्टर से आने वाले 4 में 4 जो नंबर है वो मिल जाएंगे। आगे जो 2 चैप्टर पढ़ेंगे हम, चैप्टर 3 और 4, इस यूनिट के अंदर चैप्टर 4 है। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो चैप्टर 3 और 4 इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन इसके अथवा में आएगा यहां से। तो ये मार्किंग का जरूर आप ध्यान रखें। बाद में कभी एक वीडियो इसी पर बना के डाल देंगे कि मार्किंग कहां से किस प्रकार से रखी जाती है, 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, जब भी बाद में टाइम मिलेगा तब। बाकी आप साथ साथ जरूर ध्यान रख लें। यानी इस 2 चैप्टर में 4 मार्क्स का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। यूनिट 6 नंबर के, इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन की काफी आता है, क्वेश्चन नंबर 29 पेपर का, और वो मैक्सिमम टाइम यहीं से आता है, या तो गॉस के नियम से या द्विध्रुव से। इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो ये 4 में से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आगे जो दोनों चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसमें अथवा में से क्वेश्चन आते हैं, तो वो अपने पास तो ऑप्शन है, उनको भी अच्छी तरह से करें तो 2 क्वेश्चन अपने को ज्यादा बेटर तरीके से आते हैं, वो काम आ जाता है। बाकी कंपटीशंस के लिए तो अपने को सारे करने हैं, आफ्टर 12th जो काम आएंगे वो तो सारे चैप्टर ही काम आएंगे। इसलिए ये नहीं है कि इसमें से आ जाएगा थर्ड फोर्थ, जो छोटा कोई एक भी टॉपिक नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए 100% सिलेबस अपने को करना पड़ेगा। तो बाकी जो बातें हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, प्रैक्टिस जरूर करें भी। ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अगर आपको चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स में आप प्रैक्टिस करोगे, रिटन वर्क जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा जो मार्क्स है वो आपके अच्छे आएंगे। बाकी जो बातें हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इनको पढ़ें और डिस्कस करें।